जब आप रात के साफ आसमान को देखते हैं और आसपास शहर की लाइट नहीं होती, तो नंगी आंखों से हजारों स्टार्स दिखाई देते हैं। असल में आसमान में इससे भी ज्यादा स्टार्स हैं, लेकिन बहुत से इतने फेंट होते हैं कि हमें नजर नहीं आते। जो भी स्टार्स आपको दिखते हैं वे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का ही हिस्सा हैं। यही हमारा कॉस्मिक होम है, जिसे सदियों से इंसानों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। रात में जो दूधिया सी चमकती पट्टी दिखती है वह स्टार्स, गैस, डस्ट और डार्क मैटर से बनी है। ये सब चीजें ग्रेविटी की वजह से एक साथ बंधी रहती हैं। जैसे ही हम यूनिवर्स में झांकते हैं, एक और इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, मिल्की वे असल में कैसी है या किन चीजों से बनी है, और हमारे सोलर सिस्टम की इसमें पोजीशन क्या है। एस्ट्रोनॉमर्स कई सदियों से इन सवालों की खोज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आसान काम नहीं था, लेकिन इसकी ब्राइटनेस और ब्यूटी के पीछे रहस्यों का एक पूरा वर्ल्ड छिपा है, जो अब धीरे धीरे हमारे सामने आ रहा है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक अद्भुत जर्नी मिल्की वे गैलेक्सी के चारों ओर, जहां इसकी मिस्ट्री और वंडर हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप हमारे सोलर सिस्टम से शायद पहले से वाकिफ होंगे। इतना तो जानते ही होंगे कि इसमें सन, अर्थ और बाकी 8 प्लैनेट्स, कई मून और दूसरे सेलेस्टियल बॉडी जैसे एस्ट्रॉइड और प्लूटो शामिल है। लेकिन सोलर सिस्टम के बाहर भी बहुत कुछ है जिसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। अर्थ से हम बिना टेलीस्कोप के लगभग 6000 स्टार देख सकते हैं। ये नंबर बड़ा लगता है, लेकिन असल में यह टोटल स्टार्स का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। जितने स्टार्स हमें दिखते हैं उनसे लगभग 20 मिलियन टाइम्स ज्यादा स्टार ऐसे हैं जो कभी हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि वे बहुत फेंट हैं, बहुत दूर हैं या कॉस्मिक डस्ट के बादलों से ढके हुए हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में सारे स्टार्स शामिल हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बड़ी दूसरी और गैलेक्सीज भी मौजूद हैं, जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी। हर गैलेक्सी एक विशाल सिस्टम होती है जिसमें पुराने स्टार्स के अवशेष, उनके बीच की जगह यानी इंटरस्टेलर मीडियम और कई स्टार सिस्टम शामिल होते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। हालांकि ये नंबर अभी निश्चित नहीं है। गैलेक्सीज के बीच जो स्पेस होती है उसे इंटरगैलेक्टिक रीजन कहा जाता है, जहां बहुत हल्की गैस फैली रहती है। हमारा सोलर सिस्टम इतना बड़ा है और गैलेक्सी के अनगिनत सिस्टम में से सिर्फ एक, इसलिए समझ आता है कि यूनिवर्स को अक्सर इन्फिनाइट क्यों कहा जाता है। इससे हमें यह एहसास होता है इस विशाल पर्सपेक्टिव में अर्थ और हम इंसान कितने छोटे हैं। पिछली एक सदी में रेडियो और एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से साइंटिस्ट ने इंटरस्टेलर मीडियम के बारे में काफी जानकारी जुटाई है। पता चलता है कि यह बहुत पतली फैली हुई आयोनाइज्ड हाइड्रोजन, डस्ट, कॉस्मिक रेज और मोटे गैस क्लाउड से मिलकर बना है, और माना जाता है कि यही मोटे गैस क्लाउड नए स्टार का बर्थ प्लेस होते हैं। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के ठीक बाहर क्या है, इसे समझना मुश्किल रहा है, क्योंकि सन, 8 प्लैनेट और बहुत दूर फैला हुआ एक डेब्रिस रन जिसे कूपर बेल्ट कहते हैं, यह सब हमारी ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट को सीमित कर देता है। कूपर बेल्ट सन से लगभग 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के डिस्टेंस पर है। अब हम यहाँ बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, जिसे हम आगे AU बोलेंगे। एक AU अर्थ और सन के बीच की औसत डिस्टेंस के बराबर होता है।
इन सब को चारों ओर से एक विशाल बबल, जिसे हेलियोस्फीयर कहते हैं, उसने घेरा हुआ है, जो कि सोलर विंड से बनता है। यह बबल इंटरस्टेलर मीडियम से टकराकर एक इनविजिबल शील्ड की तरह काम करता है और ज्यादातर खतरनाक कॉस्मिक रेस और दूसरे कणों को बाहर ही रोक लेता है। इस बीच सन और उसके चारों ओर घूमते प्लैनेट्स पूरी गैलेक्सी में अपनी जर्नी को जारी रखते हैं। अगर हीलियोस्फीयर न होता तो अर्थ पर लाइफ शायद बहुत अलग तरह से विकसित होती या शायद होती ही नहीं। जहां सन का मैग्नेटिक बबल खत्म होने लगता है और उसकी ताकत कमजोर पड़ जाती है, उसी क्षेत्र को इंटरस्टेलर स्पेस बॉर्डर कहा जाता है। हेलियोस्फीयर यानी मैग्नेटिक बबल पूरी तरह प्लाज्मा या आयोनाइज्ड गैस से भरा होता है। सोलर विंड जो सन से निकलती है अपने साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींचते हुए इस बबल के अंदर मटेरियल भरती रहती है। दूसरी ओर इंटरस्टेलर मीडियम का प्लाज्मा हेलियोस्फीयर की बाहरी सीमा पर अंदर की ओर प्रेशर डालता है, जिससे वहां एक जटिल और लगातार बदलता हुआ स्ट्रक्चर बनता है। जब सोलर विंड इंटरस्टेलर स्पेस से टकराती है तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है, करीब 370 से 430 माइल पर आवर से घटकर लगभग 62 माइल पर रह जाती है। यहाँ यह बदलाव शुरू होता है। उस बिंदु को ही टर्मिनेशन शॉक कहा जाता है। हीलियोसीथ वह रीजन है जो हेलियोस्फीयर के अंदर होता है, जहां सोलर विंड टर्मिनेशन शॉक के बाद और धीमी होती जाती है, जबकि हीलियोपोज हीलियोस्फीयर की सबसे बाहरी बाउंड्री होता है, जहां सोलर विंड पूरी तरह रुक जाती है और उसकी जगह इंटरस्टेलर स्पेस शुरू हो जाता है। हीलियोपोज लगभग 18 बिलियन किलोमीटर दूर है सन से। स्पेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत से अब तक सिर्फ 2 प्रोब्स ही इंटरस्टेलर स्पेस यानी सोलर सिस्टम के बाहर के क्षेत्र तक पहुंच पाई है। 1977 में लॉन्च किया गया वॉयेजर 1 पहला स्पेस एयरक्राफ्ट था, जिसने हेलियोपोज तक पहुंचने में 30 ईयर से ज्यादा का समय लिया। वही बाउंड्री जिसे वैज्ञानिक इंटरस्टेलर स्पेस की शुरुआत मानते हैं। यह एक अद्भुत उपलब्धि थी क्योंकि इसने ऐसी जगह से महत्वपूर्ण डेटा भेजा जहां सन का कोई प्रभाव नहीं था। जैसे जैसे हम सोलर सिस्टम से बाहर निकलते हैं, हम अल्फा सेंचुरी की डायरेक्शन में पहुंचते हैं, जो कि एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है और अर्थ के सबसे करीब स्थित स्टेलर ग्रुप में से एक है, जो लगभग 4.37 लाइट ईयर दूर पोजीशन्ड है। अल्फा सेंचुरी ए और अल्फा सेंचुरी बी मिलकर एक बाइनरी स्टार सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों सन लाइक स्टार्स हैं। इनमें से ए को क्लास जी और बी को क्लास के की श्रेणी में रखा गया है। दोनों मेन स्टार्स की अपेरेंट मैग्नीट्यूड -0.27 है। इस वजह से नंगी आंखों से ये एक ही स्टार नजर आते हैं। इनसे ज्यादातर चमकदार सिर्फ साइरस और कैनोपस है, इसलिए यह अपने कॉन्स्टेलेशन का सबसे चमकीला स्टार है और रात में आसमान में तीसरा सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट। अल्फा सेंचुरी बी ए की तुलना में छोटा और ठंडा है। इसका सोलर मास लगभग 0.9 और इसकी ल्यूमिनोसिटी सूर्य की तुलना में 0.5 से भी कम है। वहीं अल्फा सेंचुरी ए की ल्यूमिनोसिटी सन से लगभग 1.5 टाइम्स और मास लगभग 1.1 टाइम्स अधिक है। ये दोनों तारे एक साझा सेंटर ऑफ मास के चारों ओर लगभग 79 ईयर में एक ऑर्बिट पूरा करते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस बदलती रहती है, कभी लगभग 30.6 AU। आपको याद है ये AU एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जो कि सन और अर्थ के एवरेज डिस्टेंस के बराबर होती है। एक AU यानी प्लूटो और सन की दूरी जितनी तो कभी सिर्फ 11.2 AU, जो सैटर्न और सन के डिस्टेंस के बराबर है।
यह अंतर इनके एलिप्टिकल ऑर्बिट और एसेंट्रिसिटी की वजह से होता है। अल्फा सेंचुरी सिस्टम में प्रोक्सिमा सेंचुरी वह स्टार है जो सन के सबसे नजदीक है, अर्थ से लगभग 4.2 लाइट ईयर दूर। इसकी डिस्कवरी स्कॉटिश एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट आइंस ने 1915 में की थी। प्रोक्सिमा सेंचुरी एक रेड ड्वार्फ स्टार है जो ब्रह्मांड में सबसे आम प्रकार का ही स्टार है। यह सन से लगभग 7 टाइम्स स्मॉलर है और इसका सरफेस टेम्परेचर करीब 3100 केल्विन है, जबकि सन के सरफेस का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 5772 केल्विन होता है। असल में यह छोटा स्टार जुपिटर से सिर्फ 50% ही लार्ज है। रेड डॉर्फ स्टार बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं क्योंकि वे अपने हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग बड़ी कुशलता से करते हैं। प्रोक्सिमा सेंटोरी अपनी वर्तमान अवस्था में करीब 4 ट्रिलियन ईयर्स तक रहने की उम्मीद है। हालांकि अल्फा सेंचुरी सिस्टम को सेंचुरस कॉन्स्टेलेशंस में देखा जा सकता है, लेकिन प्रोक्सिमा सेंचुरी आमतौर पर नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती। यह अल्फा सेंचुरी ए और बी के चारों ओर ऑर्बिट करती है और एक चक्कर पूरा करने में लगभग 5,50,000 ईयर लेती है। इसकी अपेरेंट विजुअल मैग्नीट्यूड लगभग 11 है, इसलिए तीनों तारों में सबसे फेंट है। यह स्टार सन की तुलना में बहुत धीमी दर से लाइट एमिट करता है, सिर्फ 0.17% ल्यूमिनोसिटी के साथ। हालांकि प्रोक्सिमा सेंचुरी को एक फ्लेयर स्टार के रूप में क्लासिफाई किया गया है। ऐसे स्टार फ्लेयर स्टार वो स्टार होते हैं जिनमें बड़े बड़े सोलर फ्लेयर निकलते हैं। इन फ्लेयर्स की वजह से इनकी ब्राइटनेस कुछ ही मिनटों में 1 मैग्नीट्यूड से ज्यादा तक बदल सकती है। दिन में कई बार होने वाले ये सोलर फ्लेयर इतने शक्तिशाली होते हैं कि कभी कभी प्रोक्सिमा सेंचुरी नंगी आंखों से भी दिखाई दे सकती है। 2019 में पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में देखा गया सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर इसी स्टार ने छोड़ा था, जो सामान्य से 14,000 टाइम्स ब्राइटर था। भले ही प्रोक्सिमा सेंचुरी की उम्र सन से कहीं ज्यादा होगी, लेकिन आखिरकार उसका भी वही अंत होगा। जब इसका हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाएगा तो यह एक जलता हुआ व्हाइट डॉर्फ स्टार बन जाएगा, क्योंकि इसमें इतना मास नहीं है कि यह न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में अपने आप को बदल सके। 2022 तक एस्ट्रोनॉमर्स ने प्रोक्सिमा सेंचुरी के चारों ओर 3 प्लैनेट्स की खोज की, प्रोक्सिमा बी, प्रोक्सिमा सी और प्रोक्सिमा डी। ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के सबसे नजदीकी प्लैनेट में से एक है। क्योंकि रेड ड्वार्फ स्टार आकार में छोटे और ठंडे होते हैं, इसलिए उनके चारों ओर प्लैनेट काफी करीब ऑर्बिट कर सकते हैं और फिर भी हैबिटेबल जोन में भी रह सकते हैं। हैबिटेबल जोन वही रीजन है जहां किसी प्लैनेट पर लिक्विड वाटर फॉर्म में रह सकता है और वहीं लाइफ की संभावना हो सकती है। प्रोक्सिमा सेंचुरी बी की खोज 2016 में हुई थी। अनुमान है कि इसका मास अर्थ से लगभग 177% ज्यादा है और शायद इसलिए यह एक रॉकी प्लैनेट हो सकता है। हालांकि यह अपने स्टार के बहुत करीब है, फिर भी प्रोक्सिमा सेंचुरी की हैबिटेबल जोन में आता है। यह अपने स्टार के चारों ओर हर 11 अर्थ डेज में एक चक्कर लगाता है और लगभग 0.049 AU की डिस्टेंस पर, यानी अर्थ और सन के बीच की दूरी से 20 टाइम्स कम। संभावना है कि प्रोक्सिमा सेंटोरी बी टाइडली लॉक्ड है, जैसे हमारा मून है, यानी इसका एक हिस्सा हमेशा अपने स्टार की ओर रहता है। इसलिए यह भी पॉसिबल है कि इसके दूसरी ओर लिक्विड वाटर फॉर्म मौजूद हो, लेकिन इसकी हैबिटेबिलिटी अभी तक तय नहीं है क्योंकि इसका होस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी बहुत ज्यादा रेडिएशन और फ्लेयर छोड़ता है। प्रोक्सिमा सेंचुरी बी
अपने स्टार का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा महसूस करता है। हमारी अर्थ पर सन के मुकाबले कई गुना अधिक टाइडल इफेक्ट पड़ता है। यहाँ अर्थ पर तो मून का प्रभाव भी सन से ज्यादा होता है, क्योंकि मून हमसे बहुत करीब है। इसी तरह प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के एटमॉस्फेयर पर उसका टाइडल पुल लगभग 500 टाइम स्ट्रॉन्गर हो सकता है हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर के मुकाबले। संभावना है कि प्रोक्सिमा सेंचुरी भी अब उस सीमा के करीब पहुंच रही है जहां तक कोई प्लेनेट अधिकतम टाइडल फोर्स झेल सकता है और फिर भी अपनी सरफेस को सॉलिड फॉर्म में बनाए रख सकता है। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी का क्लाइमेट और वेदर इसके बेहद ऊंचे टाइड से प्रभावित नहीं होते। हैबिटेबल जोन के ठीक बाहर लगभग 1.5 AU के डिस्टेंस पर इस रेड ड्वार्फ स्टार के चारों ओर एक मिनी नेपट्टून एक्सोप्लैनेट घूम रहा है, जिसे प्रोक्सिमा सेंटोरी सी कहा जाता है। यह प्लैनेट अर्थ से लगभग 7 टाइम लार्जर है और अपने स्टार के चारों ओर लगभग 1900 अर्थ डेज करीब 5 साल में एक ऑर्बिट पूरा करता है। इसे पहली बार 2019 में डिस्कवर किया गया। यह सुपर अर्थ उम्मीद से ज्यादा ब्राइट दिखाई देता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह शायद डस्ट क्लाउड से घिरा हुआ है या इसके चारों ओर एक रिंग सिस्टम मौजूद है। एस्ट्रोनॉमर के अकॉर्डिंग इस प्लेनेट का अनुमानित टेम्परेचर लगभग -233 डिग्री सेल्सियस है, यानी बेहद ठंडा। इसकी अपने स्टार से डिस्टेंस और मास की वजह से यह हैबिटेबल नहीं माना जाता। प्रोक्सिमा सेंचुरी सी की ग्रेविटेशनल पुल अपने स्टार की मोशन में हल्का वोबल पैदा करती है और इसी के जरिए 2019 में इसकी पहली बार पहचान हुई थी। इसके बाद 2020 में हबल स्पेस टेलीस्कोप की 1995 की तस्वीरों का एनालिसिस कर प्रोक्सिमा सेंचुरी सी के अस्तित्व की पुष्टि की गई। इस वजह से यह उन गिने चुने एक्सोप्लैनेट में से एक है जिसका विजुअल कंफर्मेशन हुआ है। 2022 में प्रोक्सिमा सेंचुरी के चारों ओर तीसरा प्लैनेट खोजा गया, जिसे प्रोक्सिमा सेंचुरी डी कहा जाता है। यह अपने स्टार से अर्थ सन डिस्टेंस का लगभग 3% दूर है और इसका मास अर्थ के लगभग 25% के बराबर है और हर 5 अर्थ डेज में अपने स्टार का एक ऑर्बिट पूरा करता है। अपने स्टार के बहुत करीब होने के बावजूद यह अब तक खोजे गए सबसे लाइट एक्सोप्लैनेट में से एक है। इसके अलावा 2021 में साइंटिस्ट अल्फा सेंचुरी ए के चारों ओर एक और एक्सोप्लैनेट के संकेत पाए। यह प्लैनेट उसके हैबिटल जोन के अंदर पोजीशन्ड है और इसे कैंडिडेट C1 कहा गया। अनुमान है कि C1 का मास सैटर्न और नेपच्यून के बीच का है और यह अल्फा सेंचुरी ए के चारों ओर लगभग 1.1 AU की डिस्टेंस पर ऑर्बिट करता है। डायरेक्ट थर्मल इमेजिंग के जरिए C1 का पता लगाया गया, जिसका एलोंगेशन लगभग 0.1 आर्क सेकंड पाया गया। यह आकार और चमक में एक जाइंट प्लैनेट जैसा दिखाई देता है और इसकी गति लगभग 70 ऑर्बिट के आसपास है। C1 अपने स्टार अल्फा सेंचुरी ए के हैबिटल जोन में पोजीशन्ड है और शायद एक मिनी नेपच्यून या सुपर अर्थ भी हो सकता है। यही बात इस डिस्कवरी को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। हमें लगभग पूरा विश्वास है अल्फा सेंचुरी ए सिस्टम में अर्थ लाइक प्लैनेट्स जरूर मौजूद हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या इंसान कभी वहां सच में रह पाएंगे? अल्फा सेंचुरी सिस्टम में एक नया घर बसाने की हमारी कोशिश में सबसे बड़ा चैलेंज होगा वहां तक पहुंचना, मतलब डिस्टेंस। भले ही अल्फा सेंचुरी पृथ्वी के सबसे नजदीक स्टार सिस्टम है, फिर भी यह हमसे 4 लाइट ईयर से ज्यादा दूर है, यानी लगभग 37.8 ट्रिलियन किलोमीटर। इतना डिस्टेंस तय करने के लिए हमें बेहद
स्टेस स्पेसक्राफ्ट या कोई पूरी तरह से नया ट्रांसपोर्टेशन मेथड चाहिए होगा। नासा के अनुसार स्पेस शटल डिस्कवरी की मैक्सिमम स्पीड लगभग 17,500 माइल पर आवर थी, फिर भी अगर उसी स्पीड से चले तो अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने में करीब 1,48,000 ईयर लगेंगे। यहां तक कि नासा ओरियन स्पेसक्राफ्ट, जो आर्टेमिस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ क्रू कैप्सूल है, जो पूरी तरह ऑपरेशनल होगा, तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी भी लगभग 20,000 माइल पर आवर ही होगी। फिर भी यह ट्रेवल टाइम में कोई बड़ा फर्क नहीं लाएगा अगर हमें प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचना हो। आखिरकार ये दोनों स्पेस व्हीकल सोलर सिस्टम से बाहर जाने के लिए नहीं, बल्कि मून या मार्स जैसी पास की यात्राओं के लिए बनाए गए हैं। अब तक सिर्फ 2 स्पेसक्राफ्ट, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 सोलर सिस्टम से बाहर निकल पाए हैं। इनकी स्पीड लगभग 35,000 माइल पर आवर है, लेकिन फिर भी इन्हें 2 लाइट ईयर तय करने में करीब 40,000 साल लगेंगे। यदि प्रोक्सिमा सेंचुरी और हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री तक पहुंचने में इन्हें लगभग 8,80,000 ईयर लग सकते हैं। यहाँ तक कि लाइट को भी अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने में 4 साल से ज्यादा का समय लगता है। अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को इतना डिस्टेंस एक ह्यूमन जनरेशन के अंदर तय करना है तो उसे बेहद स्मॉल, रोबोटिक और अल्ट्रा लाइट वेट होना पड़ेगा। साथ ही एक एनर्जी बूस्ट की भी जरूरत होगी। यही विचार है ब्रेक थ्रू स्टारशॉट प्रोजेक्ट के पीछे। इस प्रोजेक्ट में एक लाइट सेल इक्विप नैनोक्राफ्ट, जिसे स्टारशिप कहा जाता है, अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। मदरशिप इन छोटे प्रोब्स को एक एक करके छोड़ेगी, तो फिर जमीन से चलाए गए क्लोजल ग्राउंड बेस्ड लेजर एरे की लेजर बीम पर सवार होकर आगे बढ़ेंगे। मुख्य चुनौती है अर्थ एटमॉस्फेयर, जो लेजर बीम और आने वाली लाइट को विकृत कर देता है, जिससे जरूरी थर्स्ट लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए सैटेलाइट्स पर छोटे लेजर लगाए जाएंगे, जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट को रियल टाइम में मापेंगे, ताकि जमीन पर मौजूद शक्तिशाली लेजर्स अपना एक्यूरेट फोकस बनाए रख सकें। इस मिशन को चलाने के लिए लगभग 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, जो पूरे यूनाइटेड स्टेट की बिजली खपत के बराबर है। लेकिन इन लेजर्स को सिर्फ 10 मिनट तक ही पूरी ताकत पर चलाना है। योजना है कि 100 माइल लेजर को लगभग 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैलाकर यह एनर्जी समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। स्टारशॉट टीम का मुख्य उद्देश्य है स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को तोड़ना और इंटरस्टेलर ट्रैवल को हकीकत बनाना। जब ये लेजर्स बंद हो जाएंगे तो यह छोटा स्पेसक्राफ्ट लगभग 20% स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, यानी करीब 216 मिलियन किलोमीटर पर आवर। सिर्फ 10 मीटर से थोड़ा बड़ा यह यान करीब 22 ईयर्स में अल्फा सेंचुरी तक पहुंच सकता है। हालांकि इसे सन की ग्रेविटेशनल पुल और इंटरस्टेलर डेब्रीज फ्लो कर सकती है। भले ही ये यान वहां पहुंच भी जाए, इसके सिग्नल्स को अर्थ तक वापस लौटने में कम से कम 4 साल लगेंगे। अल्फा सेंचुरी पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे, इसलिए किसी तरह की चिंता की कोई बात नहीं है। 2024 तक अल्फा सेंचुरी और अर्थ के बीच का डिस्टेंस लगभग 3.26 लाइट ईयर्स है। यह अर्थ के सबसे पास होगा 29,700 AD में, फिर भी यह कम से कम 3 लाइट ईयर दूर होगा। मानव जीवन काल के दौरान इस दूरी में इतना मामूली बदलाव होगा कि इस अर्थ या सोलर सिस्टम पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अल्फा सेंचुरी को पीछे छोड़ते हुए हम पहुंचते हैं बर्नार्ड स्टार पर, जो सन के बाद दूसरा सबसे नजदीकी स्टार है।
लगभग 5.95 लाइट ईयर के डिस्टेंस पर। इस तारे का नाम एडवर्ड एमरसन बर्नार्ड के नाम पर रखा गया, जो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे और जिन्होंने इसे 1916 में डिस्कवर किया था। बर्नार्ड स्टार की अनुमानित उम्र 11 से 12 बिलियन ईयर है, यानी यह सन से लगभग 2 गुना पुराना है। यह एक ओल्ड स्टार है और संभवतः मिल्की वे के थिक डिस्क का हिस्सा है। यंग या मिडल एज रेड ड्वार्फ तेजी से घूमते हैं और शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जिससे अचानक सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं और तारा कुछ समय के लिए दोगुना चमक उठता है। लेकिन बर्नार्ड स्टार इतना पुराना है कि अब इसमें ऐसा बिहेवियर नहीं देखा जाता। फिर भी 17 जुलाई 1998 को डियाना पोल्सन और उनके साथियों ने नासा गोडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में यह खुलासा किया कि बर्नार्ड स्टार से ऐसा ही एक फ्लेयर निकला था। उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन के विलियम कोचरन मैकडोनल्ड ऑब्जर्वेटरी के 2.7 मीटर टेलीस्कोप से इस तारे का स्पेक्ट्रम ले रहे थे। वो ये जांच करना चाहते थे क्या इसके आसपास कोई प्लैनेट मौजूद है, लेकिन उन्हें स्पेक्ट्रम में एमिशन लाइंस मिली, जिनसे पता चला कि तारा उस समय फ्लेयरिंग कर रहा था। 4 साल बाद कोचरन टीम की जांच से यह पुष्टि हुई कि यह फ्लेयर बेहद गर्म था, लगभग 8000 केल्विन, जो स्टार के एवरेज टेम्परेचर जो कि 3100 केल्विन से भी 2 गुना था। बर्नार्ड स्टार धीरे धीरे हमारे करीब आ रहा है। हर 100 ईयर में इसका डिस्टेंस लगभग 0.036 लाइट ईयर कम होता है। इसकी स्पीड लगभग 108 किलोमीटर पर सेकंड है और अनुमान है कि 11,800 AD तक सन से केवल 3.85 लाइट ईयर के डिस्टेंस पर पहुंच जाएगा। प्रॉपर मोशन के हिसाब से बर्नार्ड स्टार अर्थ स्काई में सबसे तेज स्पीड से चलने वाला स्टार है। इसकी प्रॉपर मोशन लगभग 10.4 आर्क सेकंड पर ईयर है, यानी हर 180 ईयर्स में यह मून के रेडियस जितना डिस्टेंस तय कर लेता है। इस स्पीड और नजदीकी के कारण यह एक्सोप्लैनेट सर्चिस के लिए एक आइडल टारगेट माना जाता है, क्योंकि इसके हल्के मोशन वेरिएशन भी आसानी से पहचाने जा सकते हैं। आखिरकार 2018 में बर्नार्ड स्टार के चारों ओर एक प्लैनेट खोजा गया। यह अपने तारे से लगभग 60 मिलियन किलोमीटर दूर है और हर 233 डेज में एक ऑर्बिट पूरा करता है। इसका मास अर्थ से कम 3.2 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन अपने तारे की ल्यूमिनोसिटी के कारण यह हैबिटेबल जोन में नहीं आता। इसकी सरफेस पर मौजूद कोई भी वाटर शायद हमेशा फ्रोजन ही रहेगा। थोड़ा और आगे बढ़ें तो लगभग 8.6 लाइट ईयर के डिस्टेंस पर ओरियन कंस्टलेशन के पास हमें मिलता है साइरस, जिसे डॉग स्टार या साइरस ए भी कहा जाता है। यह अर्थ नाइट स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। इसका मास सन से लगभग 2 टाइम्स और इसका डायमीटर करीब 2.4 मिलियन किलोमीटर है। अगर साइरस को सन के पास रखा जाए तो वह उससे 20 टाइम्स ब्राइटर दिखेगा। कैनियस मेजर कंस्टलेशन में साइरस एक बाइनरी स्टार सिस्टम है। इसका नाम ग्रीक वर्ड फायरोस से आता है, जिसका अर्थ है ग्लोविंग। इसका सरफेस टेम्परेचर लगभग 18,000 फ़ारेनहाइट है। इसका रंग ब्लूइश व्हाइट दिखाई देता है। यह सन से करीब 25 टाइम्स ब्राइटर है और उत्तरी गोलार्ध के विंटर स्काई में साफ दिखाई देता है। एंशिएंट सिविलाइजेशन इसकी ब्राइटनेस से पहले ही परिचित थी, लेकिन 1862 में जब साइरस बी इसका साथी स्टार खोजा गया तो एस्ट्रोनॉमर सचमुच हैरान रह गए। साइरस बी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता क्योंकि यह अपने मुख्य स्टार से 10,000 टाइम्स डीमर है। 2005 में हबल स्पेस टेलीस्कोप के डेटा की हेल्प से साइंटिस्ट ने इस छोटे तारे का मास मेजर किया। हालांकि इसे अर्थ से देख पाना आज भी बेहद मुश्किल है।
सन से 20 लाइट ईयर्स की दूरी के भीतर लगभग 131 ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, जिनमें स्टार्स, ब्राउन ड्वार्फ, सब ब्राउन ड्वार्फ ये सब शामिल हैं। इनमें से सिर्फ 22 स्टार इतने ब्राइट हैं जिन्हें विदाउट टेलीस्कोप देखा जा सकता है। कुल 131 ऑब्जेक्ट में से 103 मेन सीक्वेंस स्टार हैं, जिनमें 23 हाई मास स्टार्स और 80 रेड डॉर्फ शामिल है। इसके अलावा 21 ब्राउन ड्वार्फ, 1 सब ब्राउन ड्वार्फ जो शायद एक रॉक प्लेनेट है, और 6 व्हाइट ड्वार्फ डिस्कवर किए गए हैं। अब व्हाइट ड्वार्फ वो तारे होते हैं जो अपना सारा हाइड्रोजन फ्यूल यूज कर चुके होते हैं। वे अपनी चमक खो चुके होते हैं और धीरे धीरे लगातार ठंडे होते जाते हैं, जिनका जीवन अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक और रेड ड्वार्फ जिसे स्कोल स्टार कहा जाता है, इसका साथी ब्राउन ड्वार्फ लगभग 70,000 ईयर पहले ही ओर्ट क्लाउड के किनारे से गुजरे थे। आज यह लगभग 22 लाइट ईयर दूर है और साइंटिस्ट का मानना है इसने शायद एक कोमेट स्टॉर्म की शुरुआत कर दी है, जो लगभग 1 मिलियन ईयर बाद तक हमारे इनर सोलर सिस्टम तक पहुंच सकती है। कुइपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट की ऑर्बिट पर कुछ तारों के गुजरने पर असर पड़ा था। ऐसे ही कुछ तारों पर और भी रिसर्च हुई, जैसे जी टाइप स्टार HD 7977 जो करीब 2.8 मिलियन ईयर पहले हमारे सोलर सिस्टम के पास से गुजरा था। आज यह अर्थ से 247 लाइट ईयर दूर है। लेकिन सिर्फ स्टेलर इंटरेक्शन ही नहीं, भविष्य में कई तारे हमारे सोलर सिस्टम के बहुत करीब आने वाले हैं। गया टेलीस्कोप के सेकंड डेटा रिलीज के अकॉर्डिंग अगले 15 मिलियन ईयर्स में लगभग 694 स्टार्स के सोलर सिस्टम के पास आने की पॉसिबिलिटीज हैं, जो 516 लाइट ईयर से कम दूरी तक यहाँ पहुंच सकते हैं। इनमें से 26 स्टार 3.3 लाइट ईयर के भीतर और 7 स्टार 6 लाइट के अंदर पहुंच सकते हैं। इनमें से 26 स्टार 3.3 लाइट ईयर्स के अंदर और 7 स्टार 6 लाइट ईयर के अंदर हमारे यहाँ पहुंच सकते हैं। लेकिन इनके असल नंबर और भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि कई स्टार्स की ट्रैजेक्टरी कैलकुलेशन अभी पूरी नहीं हुई है। एग्जाम्पल के लिए, जो तारा 10 मिलियन ईयर पहले सोलर सिस्टम की डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा था, वह आज 600 से 6000 लाइट ईयर दूर हो सकता है। और आज भी लाखों तारे ऐसे हैं जो सन के करीब आ रहे हैं। इनमें से सबसे फेमस है गिलाइस 710, एक ऑरेंज स्टार जो सन के आकार का लगभग 60% है और सर्पेंस कॉन्स्टेलेशन के अंदर पोजीशनड है। यह तारा हमारी डायरेक्शन में लगभग 5499 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रहा है। करीब 1.29 मिलियन ईयर बाद यह सन से लगभग 10,522 AE की डिस्टेंस से गुजरेगा, जो प्लूटो एवरेज डिस्टेंस से 100 टाइम ग्रेटर है। फिर भी यह स्टार सिस्टम को थोड़ा प्रभावित कर सकता है। अगर उस समय तक ह्यूमंस अब भी अर्थ पर मौजूद रहे तो भी हमारी ऑर्बिट सुरक्षित रहेगी, क्योंकि इसका प्रभाव इनर प्लैनेट तक नहीं पहुंचेगा। गिलीस 710 का असर अगर हुआ तो भी आउटर सोलर सिस्टम तक ही सीमित रहेगा। यह शायद ओर्ट क्लाउड से गुजर जाएगा और वहां मौजूद फ्रोजन कॉमेट को डिस्टर्ब करेगा। इससे अगले कई लाख सालों तक कॉमेट शावर होते रहेंगे जो सन की डायरेक्शन में बढ़ेंगे, और उनमें से कुछ अर्थ नाइट स्काई में नंगी आंखों से भी दिखाई दे सकते हैं। अनुमान है कि उस समय हर साल लगभग 10 ब्राइट कॉमेट आसमान में चमकते नजर आ सकते हैं। मानो ब्रह्मांड खुद अपनी पुरानी कहानी हमारे आंखों के सामने दोहरा रहा है। सन के पास आने वाले स्टार्स की खोज न सिर्फ एंशिएंट कॉमेट को समझने में हेल्प करती है, बल्कि यह भी बताती है कि आने वाले हजारों या लाखों सालों में अर्थ नाइट स्काई कैसा दिखाई देगा।
लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड जो लगभग 30 लाइट ईयर वाइड है, यह वही क्षेत्र है जहां अभी हमारा सोलर सिस्टम और इसके आसपास मौजूद स्टार्स व ड्वार्फ पोजीशंड है। यह लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड लोकल बबल के अंदर है, जो इंटरस्टेलर मीडियम में करीब 1000 लाइट ईयर चौड़ी एक विशाल कैविटी है जिसका आकार थोड़ा पीनेट शेप्ड माना जाता है। जब यह बबल लगभग 14 मिलियन ईयर पहले बना था तो सन इससे काफी दूर था, लेकिन करीब 5 मिलियन ईयर पहले सन पाथ ऑफ मोशन इसी बबल के अंदर आ गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह स्टार्स इस बबल की सरफेस पर तो बनते हैं, लेकिन इसके इंटीरियर में नहीं। इस बबल के आसपास करीब 7 मेजर स्टार फॉर्मिंग रीजन है। इन्हीं की वजह से हमारी गैलेक्सी में नए तारों का जन्म लगातार होता रहता है। कई साइंटिस्टों का मानना है यही लोकल बबल वो प्रोटेक्टिव रीजन है जिसने अर्थ पर लाइफ के लिए सही परिस्थितियां बनाए रखी। अगर सन इस बबल के बाहर होता तो शायद कॉस्मिक रेडिएशन जीवन को पनपने से रोक देती। अब आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं ओरियन कॉन्स्टलेशन की ओर, जो अर्थ से लगभग 1344 लाइट ईयर दूर है। एक लाइट ईयर का मतलब है वह दूरी जो लाइट एक साल में तय करती है, करीब 10 ट्रिलियन किलोमीटर। ओरियन कॉन्स्टलेशन 88 मॉडर्न कॉन्स्टलेशन में से एक है और इसका नाम ग्रीक माइथोलॉजी के ओरियन द हंटर पर रखा गया। इसमें 60 से ज्यादा स्टार शामिल हैं, जिनमें से सबसे फेमस है बीटलजूस, एक रेड सुपर जाइंट स्टार जो लगभग 650 लाइट ईयर दूर है। यह अब तक का ज्ञात सबसे विशाल तारों में से एक है, जिसका डायमीटर लगभग 1.2 बिलियन किलोमीटर है, यानी सन से लगभग 700 टाइम्स लार्जर, और इसका मास 10 to 20 टाइम्स ग्रेटर है। साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग बीटलजूस के कोर में अब सिर्फ 300 ईयर का न्यूक्लियर फ्यूल बचा है। दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर लगातार चर्चा कर रहे हैं क्या बीटलजूस जल्द ही एक्सप्लोड होने वाला है। जब यह स्टार अपने आखिरी फ्यूल रिजर्व को भी खत्म कर देगा तो इसका कोर कोलैप्स होकर एक ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार बना देगा और इसके आउटर लेयर लगभग 40,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से यूनिवर्स में फेंक दिए जाएंगे। इस अद्भुत घटना को सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है और बीटलजूस के मामले में यह अर्थ से देखने वालों के लिए एक हिस्टोरिकल सीन होगा। विस्फोट के बाद इसकी गैस और डस्ट लेयर कई हफ्तों तक आसमान में चमकती रहेंगी, इतनी तेज कि उनकी ब्राइटनेस फुल मून के बराबर होगी। छोटे टेलीस्कोप से आप इस नेबुला के 4 सबसे चमकीले तारों को देख सकते हैं, जिन्हें ट्रेपीजियम कहा जाता है क्योंकि बीटलजूस सिर्फ 650 लाइट ईयर डिस्टेंस पर है। यह दृश्य क्लियर और ब्राइट दिखाई देगा। हालांकि ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर मानते हैं कि बीटलजूस अभी सुपरनोवा बनने से काफी दूर है। उनके अकॉर्डिंग यह विस्फोट आने वाले लगभग 1 लाख साल में भी हो सकता है, यानी कॉस्मिक टाइम में जल्द, लेकिन ह्यूमन टाइम के हिसाब से अभी नहीं। ओरियन कंस्टलेशन के दूसरे फेमस तारे इसके बेल्ट रीजन के अंदर पोजीशन्ड है। 3 चमकीले तारे जो इस नक्षत्र के माध्यम से एक सीधी रेखा में दिखते हैं, एलिंटक, एलिनीलम और मिंटका। ये तीनों मिलकर ओरियन की बेल्ट बनाते हैं और सदियों से मानव सभ्यता के लिए आसमान का सबसे पहचानने योग्य पैटर्न रहे हैं। ये तीनों सुपर जाइंट स्टार्स अलग अलग ही सन से 1000 गुना ज्यादा ब्राइट हैं और कई गुना ज्यादा मैसिव। हालांकि ये आसमान में पास पास दिखते हैं, लेकिन असल में इनके बीच लाइट ईयर्स की दूरी है। एस्ट्रोनॉमर ओरियन बेल्ट को एक सेलेस्टियल लैंडमार्क की तरह इस्तेमाल करते हैं जब वे M42 यानी ओरियन नेबुला को डिस्कवर करते हैं। M42 बेल्ट के ठीक नीचे है और यह बिगिनर एस्ट्रोनॉमर के लिए सबसे आसानी से दिखाई देने वाला एक मेजर ऑब्जेक्ट है।
आप इसे सिर्फ एक टेलीस्कोप या बाइनाकुलर से भी देख सकते हैं। इसे देखना मानो एक सेलेस्टियल नर्सरी में झांकने जैसा है, जहां नए नए स्टार्स जन्म ले रहे हैं। ओरियन नेबुला हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे बड़ी गैस एंड डस्ट क्लाउड में से एक है। इसकी उम्र लगभग 2 मिलियन ईयर्स है और यह अर्थ से करीब 1300 लाइट ईयर दूर है। इस नेबुला की अपेरेंट ब्राइटनेस +4 है, इसलिए यह नंगी आंखों से भी दिखाई देता है। मैग्नीट्यूड स्केल पर +6 वह सीमा है जहां तक किसी वस्तु को आराम से देखा जा सकता है। यह विशाल नेबुला लगभग 30-40 लाइट ईयर चौड़ा है और इसके भीतर लगभग 1000 यंग स्टार जन्म ले रहे हैं। इसके भीतर एक यंग ओपन स्टार क्लस्टर मौजूद है, जिसके स्टार्स अब भी ग्रेविटी से ढीले ढाले जुड़े हुए हैं, क्योंकि वे हाल ही में उसी गैस क्लाउड से बने हैं। इसे कभी कभी ओरियन नेबुला स्टार क्लस्टर भी कहा जाता है। 2012 में एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी टीम ने सुझाव दिया कि इस क्लस्टर के सेंटर में शायद एक ब्लैक होल मौजूद हो सकता है। यह पूरा नेबुला इन्हीं यंग हॉट ट्रैपीजियम स्टार की रोशनी से चमकता है। स्टार्स की उम्र के हिसाब से देखें तो अब भी वह बेहद यंग है, सिर्फ 1 मिलियन ईयर पुराना। पिछले साल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ओरियन नेबुला की एक शानदार इंफ्रारेड इमेज ली थी, जिसमें लाल, नीले और बैंगनी रंगों की चमक में धूल, गैस और नए तारों का विस्फोट दृश्य दिखाई देता है, जो डार्क स्पेस की पृष्ठभूमि में फैला हुआ है। इसके अलावा जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस नेबुला में करीब 540 प्लेनेटरी मास ऑब्जेक्ट खोजे हैं, जिनका मास 0.6 जुपिटर मास से लेकर 1 जुपिटर तक है। इनमें सबसे इंटरेस्टिंग है जुपिटर मास बाइनरी ऑब्जेक्ट, जो किसी स्टार की परिक्रमा नहीं करते बल्कि अपने आप फ्री फ्लोटिंग होकर यूनिवर्स में तैर रहे हैं। मानव ब्रह्मांड के अकेले यात्री जो अब भी अपने स्टार की तलाश में हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। स्पाइरल गैलेक्सी वह गैलेक्सी होती है जो एक सपाट घूमती हुई डिस्क जैसी दिखती है। इसके सेंटर में एक उभार होता है और उससे बाहर की ओर फैले हुए स्पाइरल आर्म्स होते हैं। पहले एस्ट्रोनॉमर्स का मानना था कि हमारी मिल्की वे में 4 बड़े आर्म्स हैं, लेकिन अब रिसर्च से पता चला है कि वास्तव में इसमें सिर्फ 2 मेन आर्म्स हैं जो इसके सेंट्रल बार के दोनों सिरों से निकलते हैं। यह डिस्कवरी नासा स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप की इंफ्रारेड इमेजरी की मदद से पॉसिबल हुई है। स्कूटम सेंट्रस आर्म और परसियस आर्म, ये दोनों ही हमारी गैलेक्सी के मेन आर्म्स हैं। ये दोनों मोटी सेंट्रल बार के कॉर्नर पर पोजीशन्ड है। इसके अलावा नोर्मा और सैगिटेरियस नाम से ये 2 छोटे माइनर आर्म्स भी हैं, जो इन बड़े आर्म्स के बीच में पोजीशन्ड है और क्लियरली विजिबल नहीं है। माइनर आर्म्स मुख्य रूप से गैस और स्टार फॉर्मिंग रीजन से बनते हैं, जबकि मेजर्स आर्म में नए और पुराने दोनों तरह के स्टार्स होते हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स बड़े टेलीस्कोप का यूज करते हैं ताकि वे उन हाइड्रोजन क्लाउड की स्पीड को मेजर कर सकें जो इन आर्म्स के साइज को दिखाती है। लगभग 9 डिग्री पिच एंगल वाले परसियस आर्म की लेंथ 60,000 लाइट ईयर है और ब्रेड्थ करीब 1000 लाइट ईयर है। इसी आर्म्स में फेमस क्रैब नेबुला और डबल क्लस्टर पोजीशन्ड है। वहीं स्कूटम सेंट्रस आर्म लगभग 55,000 लाइट ईयर लंबी और 1000 लाइट ईयर चौड़ी है। हमारा सोलर सिस्टम परसियस आर्म और स्कूटस आर्म्स के बीच में पोजीशन्ड है। हम पूरी तरह एम्प्टी यूनिवर्स में नहीं हैं, बल्कि एक छोटे स्पाइरल आर्म ओरियन साइनेगस आर्म के कॉर्नर पर है। यह ओरियन आर्म लगभग 10,000 लाइट ईयर लंबा और 35,000 लाइट ईयर चौड़ा है। हालांकि 2016 के एनालिसिस के अनुसार इसकी लंबाई 20,000 लाइट ईयर तक हो सकती है। ओरियन आर्म का नाम ओरियन कंस्टलेशन से लिया गया है। हमारा सोलर सिस्टम ओरियन आर्म के इनर एज पर है, जो कि लोकल बबल के अंदर पोजीशन्ड है।
जो गैलेक्टिक सेंटर से लगभग 26,000 लाइट ईयर दूर है। हम लगभग ओरियन आर्म की आधी लंबाई के पास है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सन को पूरी मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में लगभग 250 मिलियन ईयर लगते हैं। इसे कॉस्मिक या गैलेक्टिक ईयर कहा जाता है। यानी अपनी उम्र में सन अब तक सिर्फ 8 से 20 बार ही मिल्की वे का पूरा चक्कर लगा पाया है। सोलर सिस्टम लगभग 220 किलोमीटर पर सेकंड की गति से मिल्की वे के चारों ओर घूम रहा है, जो लाइट स्पीड का लगभग 0.73% है। इस गति से चलते हुए सोलर सिस्टम को एक लाइट ईयर तय करने में करीब 1400 साल और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट करने में लगभग 8 दिन लगते हैं। एक्लिप्टिक का अनुसरण करते हुए हमारा सोलर सिस्टम ज़ोडिएक कॉन्स्टेलेशन स्कॉर्पियस की डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है। जब आखिरी बार सोलर सिस्टम मिल्की वे की इस पोजीशन में था, तब पृथ्वी पर अभी भी डायनासोर मौजूद थे। कौन जानता है जब यह फिर से स्थिति में लौटेगा तब ह्यूमैनिटी होगी भी या नहीं, या शायद किसी और रूप में विकसित हो चुकी होगी। हमारा गैलेक्टिक पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माना जाता है कि गैलेक्सीज में भी हैबिटल जोन्स होते हैं, जैसे कि प्लैनेटरी सिस्टम में होते हैं। मिल्की वे के लगभग 95% स्टार ऐसे रास्तों पर घूमते हैं जो उन्हें डेडली स्पाइरल आर्म के बीच ले जाते हैं, जहां रेडिएशन इतनी ज्यादा होती है कि वहां हैबिटेबल प्लैनेट बन पाना लगभग असंभव है। लेकिन हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्टिक सेंटर से पर्याप्त डिस्टेंस पर है, जहां यह स्पाइरल आर्म्स के बीच कॉमन रीजन में पोजीशनड है। इस विशाल और जटिल गैलेक्सी में अर्थ और उसके प्लैनेटरी सिबलिंग्स एक शांत और स्थित क्षेत्र में बसे हुए हैं, जहां जीवन विकसित हो सकता है। अब जैसे जैसे हम मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर की ओर बढ़ते हैं, हम प्लूटम कंस्टेलेशन के पास पहुंचते हैं, जो अर्थ से लगभग 9500 लाइट ईयर दूर है। अब हम पहुंचते हैं यूवाई स्कर्टी पर, जो अब तक की ज्ञात सबसे बड़े स्टार्स में से एक माना जाता है। इसका रेडियस लगभग 1.18 बिलियन किलोमीटर है, यानी यह सन से करीब 1700 टाइम बिगर है। इस हिसाब से इसका डायमीटर लगभग 8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, यानी अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस से 8 टाइम्स ज्यादा, करीब 1.2 बिलियन किलोमीटर। अपने इस साइज की वजह से इस हाइपर जाइंट स्टार का आउटर सरफेस जुपिटर की ऑर्बिट से भी बहुत आगे तक फैला है, यानी सन से लगभग 5 टाइम फर्दर जितना डिस्टेंस अर्थ का है। इस तारे से निकली हुई गैस नेबुला इतनी बड़ी है कि यह अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस से 400 टाइम ज्यादा फैली हुई है, यानी प्लूटो ऑर्बिट से भी बहुत आगे। अगर कंपैरिजन करें, जहां 1 मिलियन अर्थ सन के अंदर फिट हो सकती है, वहीं 5 बिलियन सन यूवाई स्कर्टी जितने स्फीयर में समा सकते हैं। इसलिए यह हैरानी की बात नहीं कि यूवाई स्कर्टी एक हाइपर जाइंट स्टार के रूप में क्लासिफाई किया गया है, जो सुपर जाइंट और जाइंट स्टार से भी बड़ा होता है। हालांकि यह साइज में सबसे बड़ा हो सकता है, लेकिन यह सबसे मैसिव स्टार नहीं है। यहाँ मैसिव का मतलब है किसी स्टार में मौजूद टोटल मैटर की मात्रा। सबसे मैसिव स्टार R136A1 है, जिसका मास सन से लगभग 300 टाइम ज्यादा है, लेकिन उसका रेडियस सिर्फ 40 टाइम ही बिगर है। इसके कंपैरिजन में यूवाई स्कर्टी का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन उसका मास सिर्फ 7 से 10 टाइम है सन के मुकाबले। इसी तरह बड़ा साइज होने का मतलब यह नहीं है कि यह बहुत गर्म भी होगा। असल में इसका सरफेस टेम्परेचर हमारे सन से भी आधा है। यूवाई स्कर्टी की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह एक वेरिएबल स्टार है, यानी इसकी ब्राइटनेस टाइम के साथ बदलती रहती है, और यह वेरिएशन इसलिए होता है क्योंकि इसके सरफेस और इनर लेयर्स में ग्रेविटी और फ्यूजन फोर्स के बीच लगातार इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। ऐसे स्टार्स एस्ट्रोनॉमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये स्टार्स के अंदर होने वाले प्रोसेस को समझने में हेल्प करते हैं। माना जाता है यूवाई स्कर्टी
दूसरे मैसिव स्टार्स की तरह अपने चारों ओर एक प्लैनेटरी सिस्टम भी बना सकता है। हालांकि ये पॉसिबल है कि अपने एक्सपेंशन के दौरान इसके सबसे क्लोज एक्सोप्लैनेट्स पहले ही इसके अंदर समा चुके हों। फिर भी यूआई स्कटी इतना डिम है कि ये बहुत अनलाइकली है कि हम इसके किसी भी एक्सोप्लैनेट को कभी डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकें। अब जैसे जैसे हम मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर की ओर बढ़ते हैं, जो अर्थ से करीब 26,000 लाइट ईयर की डिस्टेंस पर है, तो वहां हमें मिलता है एक सेलेस्टियल एनिग्मा, सैजिटेरियस ए। यह एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, एक ऐसा कॉस्मिक मॉन्स्टर जो हमारी समझ से कहीं आगे है। सैजिटेरियस ए कोई ऑर्डिनरी ब्लैक होल नहीं है। इसका मास लगभग 4.3 मिलियन टन्स के बराबर है। सोचो, लाखों सूरज को एक ही पॉइंट में कंप्रेस कर दिया हो, एक ऐसी ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी जहां स्पेस और टाइम दोनों अपनी पहचान खो देते हैं। यह विशालकाय ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में है। ब्लैक होल वो रीजन होता है जहां मास इतना डेंस होता है कि वहां से कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं। हम ब्लैक होल को डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन टेलीस्कोप उसके आसपास मौजूद चीजों को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके चारों ओर मौजूद गैस और डस्ट जब उसकी ओर खींचती है तो हीट होकर डिटेक्टेबल रेडिएशन एमिट करती है। कभी कभी एस्ट्रोनॉमर्स पास के स्टार्स के मोशन देखकर ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल इफेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन इसे डायरेक्टली देख पाना अभी भी वन ऑफ द टफेस्ट टास्क है। सैजिटेरियस ए के आसपास इतनी डेंस डस्ट लेयर है कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। फिर भी साइंटिस्ट ने कॉस्मिक कर्टन को पार करने के अलग अलग तरीके खोजे हैं। इवेंट होरिजन टेलीस्कोप, जिसे EHT बोलते हैं, जो पूरी अर्थ पर फैले हुए रेडियो टेलीस्कोप का नेटवर्क है। इसने अप्रैल 2019 में एक हिस्ट्री बनाई जब इसने इसी ब्लैक होल की दूसरी रियल इमेज कैप्चर की। इससे पहले EHT कैलिब्रेशन ने मैसियर 87 गैलेक्सी, जिसे M87 भी कहा जाता है, इसके सेंटर में मौजूद पहले ब्लैक होल की इमेज रिवील की थी। नई इमेज में सैजिटेरियस ए एक फेंट ग्लोइंग बैकग्राउंड के सामने एक डिम रिंग लाइक शैडो के रूप में दिखाई दिया। यह रीजन, जिसे एक्सीलरेशन डिस्क कहा जाता है, वह जगह है जहां ब्लैक होल अपने चारों ओर के मटेरियल को पुल करता है, और इसी प्रोसेस में कभी कभी पावरफुल एक्सरे फ्लैशेस निकलते हैं। हालांकि सैजिटेरियस ए M87 ब्लैक होल से लगभग 1000 गुना छोटा और लाइटर है, लेकिन दोनों की शेप और स्ट्रक्चर बहुत सेम है। सैजिटेरियस ए के आसपास फैला हुआ गैस डिस्क करीब 5 से 30 लाइट ईयर तक फैला है और इसका टेम्परेचर 18 मिलियन फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। यह सुपरमैसिव ब्लैक होल न सिर्फ रोटेट कर रहा है, बल्कि लगभग अपनी मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड पर घूम रहा है, अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को निगलते हुए। फिजिसिस्ट ने नासा चंद्र एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी की हेल्प से इसे निकलने वाली एक्स-रेज और रेडियो वेव्स को स्टडी किया, ताकि इसकी रोटेशन स्पीड को मेजर किया जा सके। ब्लैक होल स्पिन को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वैल्यू 0 से A के बीच में होती है, जहां 1 का मतलब है मैक्सिमम स्पिन स्पीड, यानी स्पीड ऑफ लाइट के करीब। साइंटिस्ट ने पाया सैजिटेरियस ए की स्पिन स्पीड 0.84 से 0.96 के बीच में है, यानी यह अपनी मैक्सिमम लिमिट के बहुत पास घूम रहा है। ब्लैक होल का रोटेशन दूसरे सेलेस्टियल बॉडी जैसे प्लैनेट, स्टार या एस्टेरॉइड से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ब्लैक होल के पास कोई सॉलिड सरफेस नहीं होता। यह स्पेस टाइम का ऐसा रीजन है जिसकी आउटर बाउंड्री को इवेंट होरिजन कहा जाता है। इसके पार लाइट तक एस्केप नहीं कर सकती। जब ब्लैक होल घूमता है तो यह सचमुच स्पेस टाइम को ट्विस्ट कर देता है और अपने आसपास की हर चीज को खींचते हुए साथ घुमाता है। इस इफेक्ट को फ्रेम ड्रैगिंग या लेंस स्टीयरिंग इफेक्ट कहा जाता है। इसी वजह से किसी ब्लैक होल की स्पिन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
यह बताती है कि उसके आसपास स्पेस कैसा बिहेव करता है। फ्रेम ड्रैगिंग के कारण कई स्ट्रेंज विजुअल इफेक्ट दिखाई देते हैं, जैसे लाइट का पाथ बेंड होना या ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जिसमें ब्लैक होल का ग्रेविटी फील्ड लाइट को मोड़ देता है। इससे लाइट रिंग्स या ब्लैक होल शैडो जैसे विजुअल बनते हैं, जो दिखते हैं कि ग्रेविटी किस तरह लाइट को इन्फ्लुएंस करती है। किसी ब्लैक होल की टॉप स्पीड उस पर गिरने वाले मैटर की मात्रा पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा मैटर उतना ज्यादा एंगुलर मोमेंटम, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। बहुत मैसी ब्लैक होल अपनी ज्यादा ग्रेविटेशन पुल की वजह से कंपैरेटिवली स्लो रोटेट करते हैं, क्योंकि उन्हें स्पिन अप करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, M87 गैलेक्सी के सेंटर वाला ब्लैक होल, जिसका मास करीब 6.5 बिलियन सन्स के बराबर है, 0.89 से 0.91 की स्पिन स्पीड पर घूम रहा है। वहीं हमारा मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सैजिटेरियस ए, जिसका मास लगभग 4.5 मिलियन सन के बराबर है, उसकी स्पीड 0.84 से 0.96 है। लेकिन अब कुछ साइंटिस्ट ने एक माइंड ब्लोइंग आइडिया सामने रखा है। शायद सैजिटेरियस ए असल में ब्लैक होल नहीं है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है यह एक विशाल डार्क मैटर कंसंट्रेशन हो सकता है, यानी इनविजिबल मैटर का एक डेंस क्लस्टर, जो हमारी गैलेक्सी का कोर स्ट्रक्चर बनाता है। अब तक सैजिटेरियस ए को डायरेक्टली ब्लैक होल के रूप में कंफर्म नहीं किया गया, हालांकि ज्यादातर साइंटिस्ट इसे सुपरमैसिव ब्लैक होल ही मानते हैं। इस डाउट को वेरीफाई करने के लिए साइंटिस्ट ने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का एक एडवांस सिमुलेशन मॉडल बनाया। इस मॉडल में उन्होंने टेस्ट किया कि अगर गैलेक्टिक सेंटर को डार्क मैटर मास से रिप्लेस किया जाए तो क्या गैलेक्सी वैसे ही फंक्शन करेगी जैसे अभी करती है। सिमुलेशन रिजल्ट ने दिखाया कि मिल्की वे की स्ट्रक्चर और बिहेवियर लगभग वही बना रहता है जैसे रियल गैलेक्सी में देखा जाता है। गैलेक्सी आउटर हेलो में रोटेशन कर्व का पैटर्न उसी तरह का था जैसा सैजिटेरियस ए के आसपास घूमते हुए एस स्टार्स में देखा गया। इसी ऑब्जर्वेशन से आगे बढ़ते हुए साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया कि शायद डार्कोज नाम के पार्टिकल, जो फर्मिनोज जैसे होते हैं, हमारी गैलेक्सी के सेंटर की उस विशाल मास को बनाते हैं। अगर ये डार्कोज पार्टिकल बहुत मात्रा में एकत्रित हो जाएं, तो ये ब्लैक होल जैसी ही प्रॉपर्टीज दिखा सकते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। इस समय सैजिटेरियस ए ज्यादा डोरमेंट है, यानी यह रिलेटिवली क्वाइट स्टेट में है। कभी कभी यह आसपास की गैस या डस्ट को कंज्यूम करता है। फिर भी इसका मास हमारे सन से लाखों गुना ज्यादा है। इसके बावजूद भी कई सवाल अब तक अनआंसर्ड है। आने वाले वर्षों में इवेंट होरिजन टेलीस्कोप से मिलने वाला नया डेटा इन रहस्यों पर और लाइट डाल सकता है। ब्लैक होल्स कई आकार में बनते हैं। स्टेलर मास और इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल तब तक बनते हैं जब बड़े स्टार्स अपना न्यूक्लियर फ्यूजन बंद कर देते हैं और अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स को झेल नहीं पाते। लेकिन सुपर मैसिव ब्लैक होल जैसे सैजिटेरियस ए कैसे बने, अब तक यह एक मिस्ट्री है, क्योंकि कोई भी स्टार इतना बड़ा नहीं होता कि सीधे इस स्केल का ब्लैक होल बन सके। इसकी दो मेन एक्सप्लेनेशन मानी जाती है। छोटे छोटे ब्लैक होल आपस में मर्ज होकर एक बड़ा ब्लैक होल बनाते हैं, या फिर छोटे ब्लैक होल्स अपने आसपास की गैस और डस्ट को लगातार कंज्यूम करते रहते हैं और समय के साथ बेहद मैसिव हो जाते हैं। जो भी सच हो, सैजिटेरियस ए हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे रहस्यमय कॉस्मिक मार्वल है। एक ऐसा रहस्य जो हमारे गैलेक्टिक हार्ट में छिपा हुआ है। 1917 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर हार्लो शेप्ली ने पहली बार हमारी गैलेक्सी का रिलायबल साइज मेजरमेंट किया। उन्होंने यह माप ग्लोबुलर क्लस्टर की स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखकर किया। पहले यह माना जाता था कि मिल्की वे एक छोटी और सीमित सिस्टम है, लेकिन
शेप्ली ने साबित किया कि यह बहुत विशाल और सन इसका सेंटर नहीं बल्कि इसके आउटर एज पर पोजीशन्ड है। उन्होंने एस्टिमेट किया कि हमारी गैलेक्सी का डायामीटर करीब 10 लाख लाइट ईयर्स यानी लगभग 60 लाख ट्रिलियन माइल्स है। सन गैलेक्टिक सेंटर से करीब 30,000 लाइट ईयर की डिस्टेंस पर है। शेप्ली के आंकड़े आज भी रिमार्केबल एक्यूरेट माने जाते हैं क्योंकि मिल्की वे स्टेलर डिस्क लगभग उनके मॉडल के साइज के बराबर की ही है। हाल के कैलकुलेशन बताते हैं कि डार्क मैटर यानी इनविजिबल मैटर हमारी गैलेक्सी के आसपास और भी बड़े एरिया में फैला हुआ है। न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस और भी दूर तक फैली है और कुछ अनुमानों के अनुसार डार्क मैटर रीजन जिसमें कुछ ही विजिबल स्टार हैं लगभग 2 मिलियन लाइट ईयर तक फैला हो सकता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के चारों ओर कई सैटेलाइट गैलेक्सीज भी घूम रही हैं। यह लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज का हिस्सा है जो खुद वर्गो सुपर क्लस्टर के अंदर आता है और यह वर्गो सुपर क्लस्टर एक और विशाल स्ट्रक्चर लेनियाक सुपर क्लस्टर का हिस्सा है जो अभी तक नॉन यूनिवर्स की सबसे बड़ी गैलेक्टिक स्ट्रक्चर में से एक है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का लगभग 90% हिस्सा एक ऐसे मटेरियल से बना है जो हमें दिखाई नहीं देता और इसे डार्क मैटर कहा जाता है। बाकी बचे हुए 10 to 15% में वो चीजें आती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं यानी स्टार्स, गैस और डस्ट। सिमुलेशन से पता चला है कि ये डार्क मैटर हमारी गैलेक्सी के चारों ओर एक इनविजिबल हैलो बनाता है। अगर डार्क मैटर मौजूद न होता तो हमारी मिल्की वे के स्टार इतनी स्पीड से ऑर्बिट नहीं कर सकते थे। उनकी स्पीड अब जितनी देखी जाती है वह डार्क मैटर की वजह से ही पॉसिबल है। रात के साफ आसमान में जो मिल्की वे का धूल भरा चमकता हुआ घेरा दिखाई देता है वह दरअसल हमारी गैलेक्सी का डस्टी रिंग है। हम मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से लगभग 26,000 लाइट ईयर दूर हैं। इसीलिए हम अपनी गैलेक्सी डिस्क की पूरी तस्वीर नहीं ले सकते। जो भी तस्वीर आप मिल्की वे की देखते हैं वो या तो आर्टिस्ट इलस्ट्रेशन है या किसी दूसरी स्पाइरल गैलेक्सी की तस्वीर है। असल में हमारे मिल्की वे की पूरी तस्वीर कभी नहीं ली गई है क्योंकि हम खुद उसी के अंदर हैं। तो हमें कैसे पता है कि हमारी मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है? इसके कई साइंटिफिक क्लूज हैं। सबसे पहला साइन है वह चाइनीज स्टार स्ट्रिप जो आसमान में होराइजन के पार फैली दिखाई देती है। यह बैंड हमारी मिल्की वे डिस्क को अंदर से देखने का नजारा है और यह बताता है कि हमारी गैलेक्सी मूल रूप से फ्लैट है। कई टेलीस्कोप ने अर्थ और यूनिवर्स दोनों की अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें ली और इन तस्वीरों को जोड़कर एक पैनारोमिक इमेज बनाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने मोबाइल या कैमरे में पैनारोमा फोटो लेते हैं। इन तस्वीरों में एक क्लियरली विजिबल बैंड ऑफ स्टार दिखाई देता है जो ये साबित करता है हमारी मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है। अगर हम किसी एलिप्टिकल गैलेक्सी में रहते तो आसमान में तारे हर डायरेक्शन में फैले होते, ना कि एक ही बैंड में। फिर 100 साल पहले तक लोग सोचते थे मिल्की वे ही पूरा यूनिवर्स है। तब यह माना जाता था कि इसकी चौड़ाई कुछ हजार लाइट ईयर्स ही है। हालांकि उस समय कुछ और नेबुला खोजे जा चुके थे, लेकिन लोग मानते थे कि वो हमारी ही गैलेक्सी के भीतर है। 17वीं सदी में फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर चार्ल्स मैसियर ने सबसे पहले इन धुंधले फजी ऑब्जेक्ट को देखा। वो एक कॉमेट ऑब्जर्वर थे, लेकिन उन्होंने कई ऐसे धुंधले पिंड देखे जो कॉमेट्स नहीं थे, ताकि उन्हें कॉमेट्स हंटर इन्हें गलती से कॉमेट न समझ ले। उन्होंने इन ऑब्जेक्ट्स का एक अलग कैटलॉग बनाया। उनकी इस लिस्ट में 110 ऑब्जेक्ट थे, डार्क क्लस्टर्स, नेबुला और स्पाइरल गैलेक्सीज। हर ऑब्जेक्ट को उन्होंने M और एक नंबर से लेबल किया, जैसे M51। लेकिन लगभग 300 ईयर्स तक साइंटिस्ट यह नहीं समझ पाए ये धुंधले स्पाइरल नेबुलाई असल में है क्या। कुछ लोगों का मानना था कि ये आइलैंड यूनिवर्स हैं,
यानी हमारी मिल्की वे जैसी दूसरी गैलेक्सीज जो बहुत दूर तक पोजीशन्ड है। दूसरों का कहना था ये सिर्फ हमारी मिल्की वे की गैस क्लाउड्स हैं। यह बहस 1920 के दशक तक चली। फिर आए अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल, जिन्होंने इस डिबेट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 1923 में हबल ने एंड्रोमेडा नेबुला, जो M31 है, का एनालिसिस किया और उनमें एक सेफिड वेरिएबल स्टार खोजा। सेफिड स्टार की खोज पहले अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर हेनरिएटा लेविट ने की थी। उन्होंने पाया किसी सेफिड स्टार की ब्राइटनेस उसकी पीरियड यानी उसकी चमक में बदलाव के समय डायरेक्टली जुड़ी होती है। इसे कहा जाता है पीरियड ल्यूमिनोसिटी रिलेशनशिप। इस रूल की हेल्प से किसी सेफिड स्टार का रियल डिस्टेंस उसकी ब्राइटनेस पीरियड को मेजर करके निकाला जा सकता है। हबल ने इसी फॉर्मूले का यूज करके यह प्रूव किया कि M31 जो एंड्रोमेडा नेबुला है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर है। वह एक कंप्लीटली सेपरेट डिस्टेंट गैलेक्सी थी, हमारी गैलेक्सी का हिस्सा नहीं। इस डिस्कवरी ने सदियों पुरानी बहस को खत्म कर दिया और यह साबित कर दिया कि यूनिवर्स में हमारी मिल्की वे जैसी अनगिनत गैलेक्सीज मौजूद हैं। एडविन हबल ने अपनी खोज जारी रखी और सेफिड वेरिएबल को एक मेजरमेंट टूल की तरह यूज किया और अलग अलग गैलेक्सीज का डिस्टेंस नापा। 1929 में उन्होंने अपने रिजल्ट पब्लिश किए। अपनी रिसर्च में हबल ने ग्राफ बनाया जिसका एक एक्सिस पर गैलेक्सीज का डिस्टेंस और दूसरी ओर वेलोसिटी दिखाई गई थी। यह वेलोसिटी रेड शिफ्ट के जरिए मेजर की गई थी, जो है बताती है कोई गैलेक्सी हमसे कितनी स्पीड से दूर जा रही है। इस ग्राफ से यह क्लियर हुआ कि ज्यादातर गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है, यानी यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। और जितनी दूर कोई गैलेक्सी होती है वह उतनी ही तेजी से हमसे दूर जाती है। यह प्रिंसिपल बाद में हबल लॉ के नाम से जाना गया। शुरुआत में हबल ने गैलेक्सीज की रिसेशनल वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा मापी थी, क्योंकि उस समय यह पता नहीं था कि सेफिड वेरिएबल स्टार की कई अलग अलग टाइप्स होती हैं और हर टाइप का अपना अलग पीरियड ल्यूमिनोसिटी रिलेशनशिप होता है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे एस्ट्रोनॉमी में प्रोग्रेस हुई, हबल कांस्टेंट का मान धीरे धीरे और एक्यूरेट होता गया। आज यह माना जाता है कि गैलेक्सीज हर 1 मेगा पार सेकंड के डिस्टेंस पर लगभग 65 किलोमीटर पर सेकंड की एक्स्ट्रा स्पीड से हमसे दूर जा रही है। यानी जितनी दूर कोई गैलेक्सी होगी वह उतनी ही तेजी से एक्सपैंड कर रही होगी। यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सीज में 100 ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार मौजूद हैं। जिस तरह किसी मटेरियल को समझने के लिए हम उसके एटम्स को एनालाइज करते हैं, उसी तरह यूनिवर्स को समझने के लिए हम उसकी गैलेक्सीज को समझना पड़ता है। गैलेक्सी फॉर्मेशन और एवोल्यूशन की स्टडी हमारे लिए जानने की है कि हम कहां से आए और आगे कहां जा रहे हैं। गैलेक्सी फॉर्मेशन पर साइंटिस्ट रिसर्च करीब 50 साल पहले शुरू हुई, जब ईगन, लाइडन, बेल और सैंडेज ने इस विषय पर इनिशियल रिसर्च की। फिर भी आज तक हम यह पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि गैलेक्सीज कैसे बनी और समय के साथ कैसे इवॉल्व हुई। कई क्रूशियल डिटेल आज भी अनसॉल्व्ड हैं। फिर भी हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की रिसर्च इन रहस्यों को समझने में सबसे बड़ी मदद देता है, क्योंकि यह गैलेक्सी जिसके बारे में हमारे पास सबसे ज्यादा और सबसे एक्यूरेट डेटा मौजूद है। अन्य गैलेक्सीज इतनी दूर है कि हम उनके स्टार्स को एक एक करके नहीं देख सकते, लेकिन हमारी मिल्की वे उनके एवोल्यूशन को समझने में एक हेल्प करेगी। अगर कोई पूछे क्या मिल्की वे की रिसर्च अन्य गैलेक्सीज को समझने में हेल्प करती है, तो जवाब है हाँ। आज के यूनिवर्स में लगभग 50% स्टार ऐसी गैलेक्सीज में पाए जाते हैं जो मिल्की वे जैसी है। यानी मिल्की वे एक टिपिकल गैलेक्सी का बेहतरीन रिप्रेजेंटेशंस करती है। इसीलिए हमारी मिल्की वे के बनने और बढ़ने की कहानी दूसरी गैलेक्सीज के एवोल्यूशन को समझने में मजबूत फाउंडेशंस प्रदान करती है।
बिग बैंग जो करीब 13.6 मिलियन ईयर पहले हुआ था, उसके तुरंत बाद ही मिल्की वे गैलेक्सी का फॉर्मेशन शुरू हुआ। शुरुआत में यह यूनिवर्स में छोटे छोटे मास कंसंट्रेशन या आवर डेंसिटी से बनी। इन्हीं क्षेत्रों ने सबसे पहले ग्लोबुलर क्लस्टर बनाए, जिनमें हमारी गैलेक्सी के सबसे पुराने स्टार जन्मे। संभावना है कि मिल्की वे के लगभग आधे मटेरियल कभी अन्य गैलेक्सीज का हिस्सा रहे होंगे, जो बाद में टकराकर इसमें मर्ज हो गए। ये बाहरी स्टार और क्लस्टर आज हमारी मिल्की वे स्टेलर होलो का हिस्सा है। समय के साथ मिल्की वे का मास इतना बढ़ गया कि इसने तेजी से रोटेशन शुरू किया। एंगुलर मोमेंटम के प्रिंसिपल के अनुसार इसके चारों ओर फैली हुई गैस धीरे धीरे सिकुड़कर एक रोटेटिंग डिस्क का रूप लेने लगी। इसी डिस्क में नई पीढ़ियों के स्टार बने और हमारी मिल्की वे धीरे धीरे एक स्पाइरल गैलेक्सी में इवॉल्व हो गई। अपनी पूरी यात्रा के दौरान मिल्की वे ने कई गैलेक्सीज को निगल लिया। पिछले 12 बिलियन ईयर्स में यह कम से कम 1 दर्जन गैलेक्सीज को अपने अंदर ऑब्जर्व कर की है। इन कोलिजन्स और मर्जर ने आज की मिल्की वे को उसका करंट साइज और स्ट्रक्चर दिया है, एक विशाल घूमती हुई स्पाइरल गैलेक्सी जो अभी भी इवॉल्व हो रही है। कॉस्मोलॉजिकल सिमुलेशन के अनुसार करीब 11 बिलियन ईयर पहले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक बहुत बड़ी गैलेक्सी क्रैकन से टकराई थी। यह अब तक की हमारी गैलेक्टिक हिस्ट्री की सबसे बड़ा मर्जर इवेंट माना जाता है। आज भी मिल्की वे एक छोटी गैलेक्सी कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी को धीरे धीरे अपनी स्पाइरल स्ट्रक्चर में एसिमुलेट कर रही है, यानी उसके स्टार्स हमारी गैलेक्सी का हिस्सा बन रहे हैं। इस वक्त मिल्की वे गैलेक्सी करीब 2,50,000 माइल पर आवर की स्पीड से एंड्रोमेडा गैलेक्सी की डायरेक्शन में मूव कर रही है। अंदाजा है कि करीब 4.5 बिलियन ईयर बाद ये दोनों विशाल गैलेक्सीज आपस में टकरा जाएंगी। मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों ही लोकल ग्रुप की सबसे बड़ी गैलेक्सीज हैं। वे एक दूसरे से टकराएंगी क्योंकि डार्क एनर्जी के प्रभाव से पहले ही दोनों एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड में बंध चुकी हैं। इस कोलिजन के दौरान आसमान का दृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। मिल्की वे और एंड्रोमेडा एक शेड पॉइंट के चारों ओर घूम रही है, जो दोनों के बीच में कहीं पोजीशन्ड है। हालांकि यह घटना विनाशकारी लग सकती है। साइंटिस्ट का मानना है हमारा सोलर सिस्टम शायद इस टक्कर से सुरक्षित रहेगा, क्योंकि गैलेक्सीज में अधिकांश हिस्सा खाली इंटरस्टेलर स्पेस होता है। दोनों गैलेक्सीज में भले ही 100 अरब से ज्यादा स्टार्स हों, लेकिन उनके बीच दूरी इतनी विशाल है कि डायरेक्ट कोलिजन की संभावना बहुत कम है। वर्तमान में एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमसे लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है। जैसे कोई गेंद ग्रेविटी से गिरते हुए धीरे धीरे तेज होती जाती है, वैसे ही एंड्रोमेडा भी हमारी मिल्की वे के ग्रेविटेशनल पुल से धीरे धीरे और तेज होती जा रही है। करीब 4 बिलियन ईयर बाद दोनों गैलेक्सी एक दूसरे से कोलाइड करनी शुरू होगी। उनके आर्म्स खींचेंगे, स्टार इधर उधर फेंके जाएंगे और दोनों की शेप्स टूटकर बिखर जाएंगी। लास्ट में उनके सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल्स धीरे धीरे पास आते जाएंगे और आखिर में मर्ज होकर एक और बड़ा ब्लैक होल बना लेंगे। उस समय तक मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों अलग अलग स्पाइरल गैलेक्सीज नहीं रहेंगी। वे आपस में मर्ज होकर एक नई एलिप्टिकल गैलेक्सी बन जाएंगी, जो कभी कभी मिल्कड्रोमेडा कहा जाता है। हमारा सोलर सिस्टम इस नई गैलेक्सी का हिस्सा बन जाएगा। अब सवाल उठता है, अर्थ और लाइफ का क्या होगा? करीब 7.5 बिलियन ईयर बाद हमारा सन अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच जाएगा। वह फैलकर एक रेड जाइंट बन जाएगा और अर्थ को पूरी तरह निगल लेगा। लेकिन उससे पहले लगभग 4 बिलियन ईयर बाद ही सन की बढ़ती हुई रेडिएशन अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर काफी बढ़ा देगी। उस वक्त अर्थ पर एक रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू होगा, वैसा ही जैसा आज वीनस पर देखा जाता है। और तब संभव है कि लाइफ ऑन अर्थ हमेशा के लिए ही खत्म हो जाए। लेकिन शायद तब तक ह्यूमन सिविलाइजेशन स्पेस ट्रैवल की कला सीख ले और संभव है कि हम किसी और प्लेनेट या सोलर सिस्टम को अपना नया घर बना ले। और अगर ऐसा हुआ तो शायद हम कहीं बहुत दूर से
मिल्की वे और एंड्रोमेडा की टक्कर अपनी आंखों से देख पाएंगे। एक नई गैलेक्सी के जन्म को भी हम दूर बैठे आराम से देखेंगे। जब हम रात के आसमान में झांकते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, हम खुद उसी स्टारडस्ट से बने हैं जिससे पूरा यूनिवर्स बना है। हम यूनिवर्स के बच्चे, उसी ब्रह्मांड की संतान हैं जो अरबों सालों से ऑर्डिनरी केमिकल से जन्मे और अब उसी ब्रह्मांड को देख रहे हैं जिसने हमें जन्म दिया। ऐसा लगता है यूनिवर्स ने खुद को समझने के लिए ही हमें जन्म दिया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।